हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो जल्दी से हम लोग पहले नज़र डालते हैं आज के क्लास में क्या कवर करेंगे, और फिर कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इसमें पढ़ना है, कम से कम समय के अंदर में इसको कवर अप करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ मेजर टॉपिक्स को, जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। एंड देन किन किन चीज़ों से आज हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को खतरा है उसको देख लेंगे। उसके अलावा एक कंजर्वेशन मेजर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर। ये दोनों टॉपिक जो है एक हाईलाइटेड टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। यहाँ पे हम लोग का फोकस कुछ ज़्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सेक्शन निकल के आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन भी तीन टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इस बोर्ड के लिए टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 को ज़्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन अभी ज़्यादा चांसेज है इस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर से अगर पूछा गया इस चैप्टर से तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सिंपली डिफाइन करता है, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, लिविंग थिंग्स, एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी, वेरिएशन। जैसे हमारे अर्थ पे ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसमें भी जो वेरिएशन देखने को मिलता है एट स्पेसीज लेवल, एट जीनेटिक लेवल, और पूरे के पूरे इकोसिस्टम वाइज भी जीन वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन ये सब के सब ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे प्लांट का एनिमल से भी रिलेशन देखने को मिल जाता है। प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एनिमल जो CO2 रिलीज करता है उसे प्लांट कंजप्शन करता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अदा करते हैं। तो हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बायोडाइवर्सिटी वही एक इकोसिस्टम को भी रेफर करता है, एक पूरे के पूरे डाइवर्सिटी को रेफर करता है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे फॉर्म्स में पाए जाते हैं और सभी एक दूसरे से कॉम्प्लेक्सिटी और एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स रिलेशन में आते हैं। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी और वेरिएशन है ये स्पीसीज लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसे आप देख लो टाइगर के फैमिली को, टाइगर में लायन हो गए, पैंथर हो गया एंड लियोपार्ड हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम देखोगे स्नो लियोपार्ड हो गया, है ना। अलग अलग वेराइटीज ऑफ टाइगर के वेरिएशन पाए जाते हैं। तो वो जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो स्पीसीज और जीनेटिक लेवल पे भी देखने को मिलता है। इकोसिस्टम में भी देख सकते हो, जैसे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले इलाका में जो पाए जाते हैं खास करके ऑर्गेनिज्म, और जो वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल्स का जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो एक अलग ही टाइप का वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं एक डिजर्ट वाले एरिया में चले जाओ तो वहाँ टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। सेम वैसे हिली रीजन में जाओ तो वहाँ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होगा, पाए जाने वाले जो जानवर होंगे, जो प्लांट्स होंगे, उनमें जो वेरिएशन होगा वो भी अलग लेवल का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा जो है सिंपली रेफर्स करता है हमारे ऑल प्लांट लाइफ को इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक रीजन में जितने भी वैरायटी और वेरिएशन देखने को मिलता है प्लांट का, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, फ्लोरा कहते हैं। एंड फौना जो है वो एनिमल वैरायटी को डिफाइन करता है, एनिमल के लाइफ को डिफाइन करता है, और ये भी एक पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर हैबिटेट और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में रेफर किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक रीजन में रह रहे हैं जितने भी जानवर होंगे उन सभी को हम लोग क्या रेफर करते हैं, फौना रेफर करते हैं। और ये दोनों कंबाइंड एक बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया जो है हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट के वैरायटी, इवन बैक्टीरिया, फंगस, हर चीज यहाँ पे बहुत वाइड और रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इंडिया पूरे विश्व में एक रिचेस्ट जो ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वैरायटी है हमारे देश में ही पाया जाता है। अबाउट मिलियंस में यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं। इवन प्लांट की वैरायटी बात कर लो, लगभग थाउजेंड्स लैक्स में तुमको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही एनिमल्स, और एनिमल की बात तुम देख लो, जो माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर तुम छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन सभी का वेरिएशन देख लो, इंसेक्ट का वेरिएशन देख लो, और रेप्टाइल्स का वेरिएशन देख लो, एक्वेटिक लाइफ का वेरिएशन देख लो। यह सब तुमको वाइड रेंज देखने को मिलेगा इंडिया में। अब इंडिया जो अपना देश ही है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे तुमको स्नो वाले जितने भी जंगली जानवर हो गए वो सब भी देखने को मिल जाते हैं। स्नो का जितने भी लाइफ होते हैं वो सब देखने को मिल जाते हैं। वही एवरग्रीन वाला भी लाइफ पूरा देखने को मिल जाता है इन रीजन्स में। डिजर्ट वाला भी लाइफ देखने को मिल जाता है। ये बहुत रेयरली किसी देश में ऐसा होता है कि इतना वाइड रेंज ऑफ वैरायटी
पूरे के पूरे एग्जिस्ट करते हो, प्लस तीनों साइड से जो समुद्र का घिरा हुआ है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ भी प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किन किन कारणों से आज हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खतरे में है। सबसे पहला जो रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बाबू बहुत बड़ा एक मेजर इशू है, क्योंकि आज लोग रहने के लिए शहरों में जगह कम पड़ गया है, धीमे धीमे अपना एरिया और दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, और यह जो दायरा बढ़ाते जा रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन का विस्तार हो रहा है। अर्बन जो शहर है वो सब धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल फील्ड को पहले वो ऑक्युपाई करेंगे रहने के लिए, और फिर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो अब लोग एग्रीकल्चर करने के लिए कहाँ जाएंगे, जंगलों में, जंगल को काट करके वहाँ पे अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे। तो अर्बनाइजेशन जो है एक फर्दर स्टेप है, एग्रीकल्चरल लैंड को पहले ऑक्युपाई करो, फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन करके वहाँ पे सेटलमेंट हो जाओ। अब एग्रीकल्चर के लिए अदर लैंड चाहिए तो फॉरेस्ट को काट के उसको ऑक्युपाई कर लो। तो इससे क्या हो रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप लोग देखोगे तो ये सब का मेजर इंपैक्ट कर रहा है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रहते क्या है, इनका घर तो भाई फॉरेस्ट ही है। अब फॉरेस्ट इनका घर को ही नुकसान कर दो कि घर ही इनका नहीं रहेगा तो फिर ये लोग रहेंगे कहाँ पे। नेक्स्ट है पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। पोचिंग और हंटिंग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब ये इशू सिर्फ हमारे देश का नहीं है, ये इशू लगभग सभी देशों में देखने को मिलता है, क्योंकि एनिमल्स के पार्ट्स का, जो बॉडी पार्ट का, बहुत इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये इलीगल एक ट्रेड देखने को मिलता है। जैसे खास करके अफ्रीकन कंट्री में तो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, एलिफेंट टस्क जो हाथी के जो दांत होते हैं, उनका बहुत इलीगल व्यापार किया जाता है। और वहीं तुम देख लो टाइगर के स्किन का हो गया, इवन राइनोसोरस के स्किन का हो गया, और या तो बात कर लो बोन्स का भी, एनिमल बोन का भी, खास करके जो लायन के बोन हो गए, इन सभी का जो एनिमल्स के बोन होते हैं या फिर स्किन होता है या फिर जो उनके दांत होते हैं, वो काफ़ी महंगे रेट पे बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो चंद लोग कुछ अपने बेनिफिट करने के लिए वो मासूम से जीव जंतु को भी मार देते हैं, जो एक इकोलॉजिकली एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा है हैबिटेट लॉस। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड, माइनिंग एक्टिविटीज के कारण पूरे के पूरे एरिया को तो आप खत्म कर रहे हो। जंगलों में भी आप देख रहे हो कि पूरा जंगल को काट करके वहां पे माइनिंग का, जस्ट बिकॉज कि वहां पे रिसोर्स एबंडेंट है, तो आप पूरा जंगल काट करके रिसोर्स निकालने के लिए पूरा जंगल खत्म कर दिए। अब जंगल खत्म हो गया, फॉरेस्ट खत्म हो गया, तो क्या हैबिटेट उनका रहने का जगह बचा? नहीं बचा। जैसे डिफोरेस्टेशन में हुआ था, सेम चीज हैबिटेट लॉस में भी देखने को मिल गया। तो अभी सेम इसी चीज का इशू चल रहा था अरावली वाला, आपने सुना भी होगा, बहुत रील से वायरल भी हो रहा था। अरावली वाला इशू क्या था? अरावली में आप लोगों ने देखा कि पूरा एक इंटरनेशनली मुद्दा बन गया था, जो 100 मीटर से नीचे वाले जितने भी श्रेणी होंगे वो सभी को अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अर्थात वो सब अब डायरेक्टली जो माइनर्स के हाथों में जा सकते हैं इजिली। तो अब इतना साल लगता है कोई माउंटेन बनने में, जस्ट बिकॉज कि उसका हाइट कम हो गया है, क्योंकि वो समय के साथ हर पर्वत श्रेणी, हर लैंडफॉर्म का धीमे धीमे डिग्रेडेशन होता है, तो वो अब हाइट कम हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अब वो माउंटेन रेंज में नहीं आएगा और वहाँ के आप इकोलॉजिकली को पूरा खत्म कर दीजिए जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए आप इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। अरे इन्वायरमेंट आपको खत्म कर देगा अगर आप ऐसा करने लग गए तो। वहीं आप देख लो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखोगे ह्यूमन का भी जो हमेशा इंटरवेंशन है फॉरेस्ट को लेकर के अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है, और खास करके ह्यूमन का इंकरेजमेंट फॉरेस्ट एरिया में भी ज़्यादा होता है। अपने लोगों में घरों में यूज़ करने के लिए, फर्नीचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंगलों से आए हुए जितने भी टिम्बर्स के प्लांट होते हैं सबको काट करके हम लोग उसे फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर को लेकर के हम लोग घर में यूज़ करते हैं। यानी ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, प्लस उनके रहने वाले जगह को भी अब ऑक्युपाई कर रहा है खुद के रहने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है, नॉट फॉर द फॉरेस्ट, नॉट फॉर द वाइल्ड लाइफ, इवन ह्यूमंस के लिए भी बहुत बड़ा इशू बन गया है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है, टेम्परेचर का राइज देखने को मिल रहा है, आइस मेल्ट देखने को मिल रहा है इसके वजह से, और रेनफॉल के पैटर्न में भी जो पहले एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती थी अब वो यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। किसी साल देखोगे बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इतना वर्षा हो जाता है कि पूरा का पूरा हिली एरिया में या फिर प्लेन एरिया में पूरा का पूरा तबाही मचा देता है। जैसे इस साल आपने देखा होगा हिमाचल वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिला था। वही लास्ट ईयर अपने बिहार वाले रीजन में भी देखने को मिला था। बिहार तो वैसे भी हर साल यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्लस लैंड रिफॉर्म, लैंड भी बर्बाद होता है हम लोग को, एंड इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ों का ना एक संतुलन बना हुआ है। अब कोई भी एक चीज़ रिप्लेस होगा तो पूरा का पूरा जो एक बैलेंस है ऊपर से नीचे तक वो सब बिगड़ जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा फूड चेन और फूड वेब के बारे में 7-8 क्लास में। फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म तीसरे पे डिपेंड होता है अपने फीड अप के लिए। एक का भी अगर पॉपुलेशन खत्म हुआ तो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी खत्म। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इन्हीं सब कारणों की वजह से, प्लस फॉरेस्ट जो है हमें एयर भी प्रोवाइड कराता है, सॉइल्स भी प्रोवाइड कराता है और वाटर भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारे पूरे के पूरे लाइफ सिस्टम को एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। आपको बता दूं कि अमेजॉन जो फॉरेस्ट है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, वहां पे उसको इवन रेफर भी किया जाता है कि वो जो फॉरेस्ट है लंग्स ऑफ द अर्थ उनको कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि वो जो है हमें एक ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, इतना ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन हम लोग को प्रोवाइड कराता है, प्लस जितना भी पूरे ग्लोबल पे जो CO2 इमिशन होता है उसको भी सेक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, अर्थात उसको रिफाइन करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वातावरण में। एंड इवन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट और एनिमल पे देखने को मिलता है, अगर वो सब खत्म हो गया तो स्पीसीज के ग्रोथ और उनके ब्रीडिंग में भी इम्पैक्ट नजर आएगा। जैसे देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक्वेटिक लाइफ में ना, जैसे मछली है, तो अब मछली पे बहुत सारा लाइफ डिपेंडेंट होता है। मछली क्या करती है, प्लैंकटॉन्स को खाती है, प्लैंकटॉन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा एक्वेटिक एरिया को, पॉन्ड को तबाह कर देगा। तो वो जो छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स होते हैं उनको खाती है मछली, मछली को फिर बड़ी मछली खाती है। तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना हुआ है। अगर मछली का पॉपुलेशन कमने लग गया, फिशरीज का अगर नहीं किया गया, तो क्या होगा, प्लैंकटॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बड़ी मछली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो फीडअप कर रही थी छोटी मछली पे। तो इस कारण से पूरा का पूरा चेन बिगड़ जाएगा। तो ये एक बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर लिए हैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे मेजर जो स्टेप लिया गया था 1972 में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक वाइड रेंज पे। इस एक्ट के तहत इंडिया में जितने भी स्पीसीज है जो खास करके इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया था कि हम इन सभी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, और इन ये सारे के सारे स्पीसीज अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो बहुत जल्दी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से जीव जंतु है वो तो हम लोग देखेंगे ही, पहले हम लोग और चीज इस पर नजर डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन और डाला गया था। जैसे जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाने के लिए हंटिंग को तो टोटली बैन कर दिया गया, और उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए गए। फिर उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर लिया गया। और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होता था, तो वो ट्रेड को भी रोकने के लिए भी इसमें प्रयास किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस का भी डेवलपमेंट देखने को मिला। जैसे आप देखोगे, बायोस्फीयर रिजर्व का डेवलपमेंट किया गया, नेशनल पार्क का डेवलपमेंट किया गया, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डेवलपमेंट किया गया। ये जो रीजन्स होते हैं, ये हर रीजन्स को अलग अलग रीजन वाइज डिक्लेयर किया जाता है। कहीं लार्ज एरिया में अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा तो वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। और वहीं कहीं पे देखोगे तो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें मल्टीपल जानवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे लार्ज स्केल के इकोसिस्टम वहां को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क डेवलप किया जाता है। नेशनल पार्क का भी मेजर वर्जन बोल सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें हम लोग टारगेट करते हैं कोई एक स्पीसीज को टारगेट करके उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अभी देखोगे, कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइगर का पॉपुलेशन देखने को मिलता है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसमें आपका जोन वाइज बांटा हुआ है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। ये जो तीनों जोन हैं, इसमें कोर जोन में तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होता है। वहीं बफर जोन में कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। वहीं देख लो तो ट्रांजिशन जोन जो है, उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा बहुत अलाउड किया जाता है, उसमें घूमने फिरने की भी परमिशन दी जाती है। लेकिन ट्रांजिशन जोन में स्टडी पर्पज से, और कोर जोन में तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस एक्ट के तहत बहुत सारे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, खास करके जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, उसके लिए स्टेप लिया गया। जैसे टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस जो होते हैं, और उसके बाद कश्मीरी स्टैग जिसको हमगुल भी बोला जाता है, और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर, और उसके बाद साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और घड़ियाल जो अपना वेराइटी है इंडिया का। इसके अलावा इंडियन एलिफेंट को भी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा, हमेशा ना समय के साथ-साथ इसमें और भी जानवरों को, और भी जो ऑर्गेनिज़्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें स्टेप्स लिए जाते रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि सेवरल हंड्रेड अदर टाइप्स के बटरफ्लाइज़, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज़ ऑल्सो एडेड किया गया है इनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में समय दर समय। वैसे ही अब 1991 में यह देखने को मिलता है कि इसमें प्लांट को भी ऐड किया गया था। आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं अलग अलग जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हमको टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया। तो वैसे ही अलग अलग जंगली जानवरों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मीजर्स लिए गए हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है 10th के लिए, वो बस प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ना है। सारे पे आप मत जाओ, आपको यूपीएससी नहीं करना है कि आप सब प्रोजेक्ट को लेकर बैठ गए। सो प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइगर का पॉपुलेशन इतना कमा क्यों, और कितना कम गया है, प्लस कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण टाइगर को सबसे ज्यादा खतरा हुआ है, किन किन कारणों से आज टाइगर का पॉपुलेशन इतना ज्यादा कम गया है। 19th सेंचुरी के एंड तक टाइगर का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 55,000 था,
लेकिन ये जो संख्या इतना ज़्यादा गिरावट हुआ कि ऑलमोस्ट 1827 नंबर पे आके गिर गया टाइगर का पॉपुलेशन। ये आंकड़ा 1970 के आसपास का है, अर्थात 1970s में सीधा का सीधा जो टाइगर का पॉपुलेशन है लेस देन 2000 पे आ गया था। आप समझ सकते हो कितना लार्ज ड्रास्टिक फॉल हुआ था। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना वो ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिशर्स का इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको बहुत ज्यादा डर था, उनको डर लगता था बाघों से। उनको बाघ से इतना ज्यादा डर लगता था कि वो लोगों ने बाघ को मरवाने के लिए रिवार्ड घोषित कर दिया कि जो सबसे ज्यादा बाघ को कत्ल करके लाएगा उसको उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाएगा। अब ये पता नहीं क्यों उनको ज्यादा डर था उन फिरंगियों को, जिसके कारण उन्होंने लार्ज स्केल पे हंटिंग का प्रोग्राम चला दिया था पूरे भारत में, जिसके कारण टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। प्लस रिसेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो टाइगर का पॉपुलेशन जो कम रहा था उसमें क्या क्या सब मेजर इशू था। जैसे पोचिंग ऑफ ट्रिक, हंटिंग एंड पोचिंग एक बहुत बड़ा इशू था। हंटिंग और पोचिंग के कारण लार्ज स्केल पे टाइगर का पॉपुलेशन कम रहा था। वहीं आप देख लो तो अब इनका हैबिटेट भी धीमे धीमे डिस्ट्रक्ट होने लग गया था। हैबिटेट इसलिए डिस्ट्रक्ट होने लग गया था क्योंकि अब जंगल का धीमे धीमे कटाई होना चालू हो गया, डिफॉरेस्टेशन होने लग गया, तो इनका हैबिटेट लॉस होने लग गया। फिर जिस जंगली जानवरों को ये खाया करते थे उनका संख्या धीमे धीमे कमने लग गया। मैंने बताया भी था कि जो फूड वेव या फूड चेन जो होता है उसमें हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक्वेटिक लाइफ का, मछली पे बड़ी मछली डिपेंड होती है छोटी मछलियों पे, तो छोटी मछली का पॉपुलेशन अगर कमेगा तो बड़ी मछली तो भूख के मारे मर जाएंगी। तो सेम केस होने लग गया टाइगर के साथ। अब टाइगर के लिए दिक्कत था कि उनको हिरन वगैरह का पॉपुलेशन अब धीमे धीमे डिक्लाइन हो गया, अलग अलग जानवर होते हैं उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया, यानी कि इनका जो प्रे था वो धीमे धीमे घटता चला गया। तो इस कारण से अब खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी जंगली जानवर जिंदा नहीं रहेगा। सेम वैसे हैं ह्यूमन के ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण भी इनका पूरा का पूरा लैंड धीमे धीमे खत्म हो गया। तो उन्हीं सब कारणों से गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहले तो हंटिंग और पोचिंग को टोटली बैन कर दिया गया हमारे भारत में। किसी प्रकार का कोई भी जो हंटिंग होगा और पोचिंग होगा उसको टोटली बैन करो। एंड देन कुछ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वैसे ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। जहां पे टाइगर का हैबिटेट था वहां पे उस रीजन को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और वहां पे डिफॉरेस्टेशन को बैन किया गया, वहां पे ह्यूमन के इंटरफेरेंस को टोटली बैन कर दिया गया, अर्थात रिजर्व फॉरेस्ट हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर दिया। अभी हम लोग आगे देखेंगे। और इस जो जंगली जानवर से इनका भरण पोषण होता था अर्थात जिनको ये खाया करते थे उनका भी पॉपुलेशन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और टाइगर के नंबर्स को मॉनिटर किया गया, प्लस सेफ ब्रीडिंग पे भी ध्यान दिया गया कि कैसे इनके पॉपुलेशन को समय के साथ बढ़ाया जाए। नेक्स्ट कुछ मेजर इंडियन टाइगर रिजर्व हैं। हालांकि इंडिया में अभी तक करंटली 58 टाइगर रिजर्व है, लेकिन आपको सभी नहीं पढ़ना है। ध्यान दो, सारे टाइगर रिजर्व आपको नहीं पढ़ना है। आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके सिलेबस में आपके बुक में जितना दिया गया है बस आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मानस टाइगर रिजर्व असम में देखने को मिलता है। उसके अलावा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिलता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क तुमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और पेरियार जो है ये केरला में देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे जिसको मैंने नोट डाउन करवा दिया है। आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में मेनली 3 प्रकार के फॉरेस्ट हैं और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, कितने लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है कौन से फॉरेस्ट को, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले देख लो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को साथ में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, लेकिन इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो दोनों में अलग अलग है। जैसे देखो ह्यूमन एक्टिविटी जो है रिजर्व फॉरेस्ट में टोटली बैंड है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वहीं यहाँ पे देखोगे तो कलेक्शन ऑफ फ्यूल और कुछ ग्रेजिंग जैसी एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउ करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी प्रोटेक्शन तो दिया जा रहा है लेकिन थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम है एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो कहीं ज्यादा है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ कम है। तो इस प्रकार से ये दोनों में एक बैलेंस बनाया गया है। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है यह लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है और मैनेज किया जाता है। देखो फॉरेस्ट जो है, अब फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्राइबल्स पॉपुलेशन भी रहते हैं, तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन मिलकर के गवर्नमेंट के साथ उस फॉरेस्ट का टेक केयर करते हैं। बदले में इन्हें कुछ रिवार्ड के तौर पे कुछ दिया भी जाता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे। एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इसी लेक्चर में। और एक खास बात यह है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट में सभी प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। भारत में सर्वाधिक जो
फॉरेस्ट पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 75% और टोटल फॉरेस्ट एरिया का जो लैंड है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट तुमको देखने को मिलता है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। इन सब राज्यों में रिजर्व फॉरेस्ट का जो मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स में और गुजरात के कुछ रीजन में देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अच्छा, कम्युनिटी और कंजर्वेशन जो टॉपिक है इसमें हम लोग को मोस्टली पढ़ना है कि कुछ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल रहा है जिसमें कम्युनिटी ने आगे आकर के हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट किया है। एक लार्ज सेक्शन एक गांव वालों के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा निकल करके आए हैं और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किए। जैसे अभी अरावली था, अरावली को बचा करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी रिवाइज करवाया गया। तो वहाँ पे कैसे रिवाइज करवाया गया? किसके द्वारा? कम्युनिटी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सभी नागरिकों के द्वारा। तो ये कम्युनिटी का एक इनिशिएशन होता है कंजर्वेशन के प्रति भी। सेम वैसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं और भी, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है अलवर राजस्थान में है और इस राजस्थान वाले इलाका में जब हमारे देश में ये गवर्नमेंट ने एक्ट भी नहीं बनाया था उससे पहले 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड को भैरवदेव दाकव सेंचुरी से नाम से एक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया था वहाँ के वाइल्ड लाइफ और वहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ पे माइनिंग कंपनी पूरे के पूरे लैंड को अक्वायर करके वहाँ पे अपना माइनिंग एक्टिविटी करना चाहते थे। सो उनको रोकने के लिए पूरे लैंड के पूरे जो फॉरेस्ट वाले एरिया थे उनको खुद ही वो लोग सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और खुद से वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन घोषित कर दिए। अगला है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में यह देखने को मिलता है, ये इवेंट खास करके जो हुआ था हिमालयन रीजन में हुआ था और वहाँ पे लोग फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे क्या हुआ था, लार्ज स्केल पे ट्री को कट करने आए थे। तो ट्री को काटने से बचाने के लिए वहाँ के गांव वालों ने ट्री को हक करके वो लोग खड़े हो गए थे और ट्री को इस कदर हक करके खड़े हो गए हैं कि वो लोग एकदम बोले कि अगर काटना है आपको तो पहले मुझे काटो, मेरे साथ ये पेड़ कटेगा लेकिन हम पेड़ को सिर्फ काटने नहीं देंगे। तो ये लेवल का एक डेडिकेशन और वो लेवल का आप समझ सकते हो कि सेंटिमेंट देखने को मिला था हमारे समाज में भी कुछ ऐसा। और वहीं देख लो बीज बचाओ आंदोलन भी जो उत्तराखंड में देखने को मिलता है, यहाँ पे खुद ही लोगों ने प्रमोट किया कि हम लोग अब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताओ आज के टाइम पे कौन सा हमारा भारत का राज्य है जिसने जो केमिकल फर्टिलाइजर को टोटली बैन कर रखा है और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रखा है और वहाँ पे मोस्टली खेती भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से होती है। इस कम्युनिटी कंजर्वेशन को अगर पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ टेक्निक्स को भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये एक टेक्निक है जहाँ पे सिंपली इसका वर्ड डिफाइन कर रहा है ज्वाइंट, मतलब इसमें कोई ना कोई दो कम्युनिटी आपस में जुड़ करके तब उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो जो कार्य करेंगे वो सब कार्य में दो लोगों का एफर्ट मिला होगा। लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट दोनों ही साथ मिल करके पूरे के पूरे फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और जंगली जानवर को भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। बदले में इन लोकल कम्युनिटी को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सेस मिल जाता है। याद रखना यहाँ पे टिम्बर का एक्सेस नहीं मिलता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का एक्सेस उनको मिल जाता है। फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं जैसे उनके वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, इन सभी चीजों को एक्सेस करने का उनको मौका मिल जाता है। लेकिन बड़े बड़े जो टिम्बर प्लांट हो गए उनका एक्सेस सरकार अपने पास रखती है। ठीक है। और सबसे पहला जो राज्य था जहां पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करते हुए नजर आया था वो था उड़ीसा, जहां पे 1988 में यह मेथड को अपनाया गया था। अगला लास्ट टॉपिक है सैक्रेड ग्रोव्स। अब देखो भारत में ये एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आज से नहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजों को ना रिलीजन से जोड़ा जाता है और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि रिलीजन से जोड़ करके हर चीज का एक महत्व है। हम लोग क्या करते हैं इन्वायरमेंट में भी आप देखोगे पेड़ पौधा का भी, बहुत सारे पेड़ पौधा का हम लोग पूजा करते हैं। उस पूजा करने के पीछे एक मोटिव होता है, पता है वो मोटिव क्या होता है? उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचा के रखना, उसको काटने से बचाना। जैसे आप देखोगे कि हमारे वातावरण में पीपल का पेड़ अगर लगा हो तो वहाँ पे घर वालों के द्वारा भी बोला जाता है कि हर शनिवार के शनिवार कम से कम जाके वहाँ पे पूजा करो, या फिर बहुत लोगों के द्वारा रोज जाके वहाँ पे पूजा भी किया जाता है। तो पीपल और बनियान का पेड़, यह सब पेड़ को लोग पूजते हैं, है ना। तो जैसे बहुत सारा देखोगे वट सावित्री पूजा होता है। इसके अलावा जैसे देखोगे बिहार में और उड़ीसा में खास करके शादी के टाइम पे एक आम गाछी और आम महुआ जैसी चीजें होती हैं। जब बारात निकलने वाला होता है तो ठीक एक दिन पहले तो वो लड़कों को ले जाया जाता है या फिर लड़कियों को ले जाया जाता है कहाँ पे? आम के पेड़ के पास, और वहां पे ले जा करके उस आम के पेड़ का पूजा करवाया जाता है। तो वहां जो पूजा होता है ना वो एक सेंटिमेंट है,
आप जब कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो नेचर को पूज करके जा रहे हो, समझ सकते हो आप। इस प्रकार से हमारे हिस्ट्री ने कुछ एक इम्पैक्ट डाल रखा है जो आज तक हम लोग निभाते आए हैं और आज तक हम लोग करते आए हैं, मानते आए हैं। वहीं एक बिश्नोई कम्युनिटी में देख लो तो बिश्नोई कम्युनिटी में चिंकारा और नीलगाय पीकॉक, इसमें जो ब्लैक बक जो डियर, याद है सलमान खान वाला केस, क्यों लॉरेंस बिश्नोई उनको इतना धमकी देते रहता था, क्योंकि बिश्नोई समाज में जो हिरण को है बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कई माएँ जो हैं हिरण को ब्रेस्ट फीडिंग करके अपना दूध भी उनको पिलाती हैं। तो ये तो कुछ था सैक्रेड ग्रुप्स के कारण, अर्थात सैक्रेड ग्रुप्स जो है यहाँ पे हम लोग पैचेज ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के सिस्टम सेंटिमेंट के साथ। अर्थात यहाँ पे रिलीजन और जो कल्चर बिलीफ को रेफर किया जा रहा है वो किसी भगवान या देवी देवता से हम लोग उनको जोड़ करके भी एक प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे देखते हो हम लोगों में एक और भी है कि जो डॉग्स को हम लोग हार्म नहीं पहुंचाते हैं, चाहे आप देखोगे कि काऊ को भी हम लोग हार्म नहीं पहुंचाते। काऊ को तो हम लोग माता के तौर पे मानते हैं, वहीं हम लोग देख लो तो डॉग्स को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काल भैरव के सवारी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भैरव के सवारी माने जाते हैं इसलिए उनको भी नहीं पहुंचाते। वैसे ही चूहो हो गए, वैसे ही अलग अलग पीकॉक हो गए, तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं देवी देवता से जोड़ करके। तो ये एक भारत में एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला है हमारे इन्वायरमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट करने का। और सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कंजर्व करना भी जरूरी है क्योंकि यही एक संतुलन बना करके रखा होता है और इन्हीं से हम लोग का पूरा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। सो दैट्स ऑल, ये था आज का टॉपिक। तो ये पूरा क्लास था हमारा चैप्टर 2 के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग अब चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, यह तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अकेला अप्रॉक्सीमेटली 60% ज्योग्राफी का क्वेश्चन इन्हीं तीनों चैप्टर से देखने को मिलता है। तो अब तक तो ट्रेलर चल रहा था बाबू, अब आने वाला है असली पिक्चर, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो सकता है, वहाँ टाइम देने की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो वाटर रिसोर्सेज पे होगा। अच्छा, आप लोग को इससे जितना भी नोट्स चाहिए ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, हर चीज़ का नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है। तो आप नोट्स का टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बस यहाँ पे वन शॉट में रिवाइज करो, सारा का सारा मटेरियल मैं वहाँ पे डाल दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।